अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपने कवर करना है। ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये उन तमाम टेस्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि ZTBL का कंडक्ट होने वाला है OTS के थ्रू या NTS के थ्रू जो पेपर होते हैं, या जो कमीशंस हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो प्रोविंशियल कमीशन हैं जिसमें PPSC और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो कमीशन है KPPSC, BPSC और SPSC ये शामिल हैं सारे। तो इन तमाम के जो टेस्ट होते हैं उसमें मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव का जो पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो। तो उसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि क्लास 6, 7 और 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं बच्चों की, अगर उसमें से आप कुछ पॉइंट्स को तैयार कर लें, कुछ टॉपिक्स को तैयार कर लें, तो आपके जो 20 मार्क्स का जो ये पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का या क्वांटिटेटिव का, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों की स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स में है उनके लिए तो ये तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो इसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैथ के अलावा, या जो कॉमर्स लाइन या इस तरह के जो होते हैं, वो जो है लाजमी ये टॉपिक्स प्रिपेयर करें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास 6 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उनके बारे में आपको बताया था। जो 7 और 8 की जो मैथमेटिक्स है इसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स हैं पिछले वाली वीडियो से वो मैंने इस पे हाईलाइट किए हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें कि आज जो हमने पढ़ना है सबसे पहले वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक है, और पेज नंबर ये 56 पर आपको मिलेगा। इसमें जो है सबसे पहले सेलिंग प्राइस है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? कोई भी आइटम या प्रोडक्ट आपके पास है, आपने उसको बेचना है, जिस कीमत पर आप उसको फ़रोख्त करेंगे, बेचेंगे, वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि वो आइटम, वो चीज़, वो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, जिस कीमत पर आपने इसको ख़रीदा था वो, प्लस आपने इसको जो रखा अपने पास या इसकी मेंटेनेंस की, वो जो टोटल इसके ऊपर लागत आई है वो आपकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है इससे हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। यानी प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यकीनन जो डिफरेंस होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी इन्होंने दी है कि कोई भी आइटम या प्रोडक्ट आपके पास थी, या लैपटॉप जिस तरह लिखा हुआ है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 65,000, और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी बनी थी? 66,000। यानी आपने उसको 66,000 में बेचा है, जबकि आपके पास उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 65,000। तो 66 और 65 का जो डिफरेंस है 1000, ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी तरह जो लॉस है, लॉस क्या होता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ कर जाए आपकी सेलिंग प्राइस से, यानी मार्केट में आप उसको बेचने जाते हैं, वो कम कीमत में बिकती है जबकि कॉस्ट उसके ऊपर ज़्यादा आई थी। तो इस तरह जो प्राइस का जो मार्जिन होगा वैल्यू का, ये आपका लॉस होगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला अगर इनका देखें तो वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है, या कॉस्ट में से आपने सेलिंग प्राइस माइनस करनी है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आप निकाल सकते हैं इजीली। ये है प्रॉफिट परसेंटेज। किसी भी चीज़ की जब परसेंटेज आपसे पूछी जाए तो क्या होता है? आपने मल्टीप्लाई 100 से लाजमी करना होता है। अब जिस तरह यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज उसने पूछी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास प्रॉफिट का होना ज़रूरी है और उस आइटम की कॉस्ट प्राइस का होना ज़रूरी है जिसकी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो डिवाइड जो करते हैं वो सेलिंग प्राइस से कर देते हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दी जाती है बाज़ औक़ात, और सेलिंग प्राइस भी दे दी जाती है। तो जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट को आप रखेंगे ऊपर, और कॉस्ट प्राइस की जगह आप सेलिंग प्राइस अगर कर देते हैं, जिस तरह फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो गलत होगा। इसका जो सही आंसर है वो किस तरह बनता है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी है तो प्रॉफिट आपके पास जो वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। हमेशा जो आपने लॉस की परसेंटेज या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई 100 से किया है। जिस तरह यहाँ पर सेलिंग प्राइस थी 550 रुपये, और कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 है। यानी 50 को आप लिखेंगे, ये आपके पास प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस कर दी, सिंपल आपके पास क्या आ गया? 50। अब 50 को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस से फार्मूले के मुताबिक,
तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 500, 50 ओवर 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 100 से, क्योंकि आप उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जो आंसर आपके पास आएगा 10, इसके साथ परसेंटेज लिखेंगे 10%, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो लॉस की जो परसेंटेज है वो भी आप इसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले आप लॉस कैलकुलेट करेंगे, लॉस को ऊपर रखेंगे और कॉस्ट प्राइस उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि कॉस्ट प्राइस जो है 1500 थी और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 1200 है। जाहिर सी बात है इसमें लॉस है, तो लॉस को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 से। तो इस तरह आप लॉस की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है, ये असल में है डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट क्या होता है, देखें इसमें आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक तो मार्केट प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। कोई भी आइटम जो है उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है और उसकी सेलिंग प्राइस कम है, तो इस तरह जो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा ये आपका डिस्काउंट होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें जो बिक रही हैं वो डिस्काउंट पर बिक रही हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि वो जो सेलर है जो चीज़ बेच रहा है वो उसकी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए वो डिस्काउंट दे देता है। यानी मार्केट में वो चीज़ को उतनी कीमत में बेच सकता है लेकिन वो कम कीमत पर बेचता है जानबूझकर, ताकि उसकी सेल को बढ़ाया जाए। तो इस तरह जो है वो डिस्काउंट दे रहा होता है, यानी मार्केट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा। यहाँ पर फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी मार्केट प्राइस उसकी जो है 14,000 है और उसकी जो सेलिंग प्राइस जिस पर उसको बेचा जा रहा है वो 12,500 है। इन दोनों का जो डिफरेंस 1500, ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन। कमीशन एक थर्ड पार्टी से बिलोंग करता है। ये जो है ना सेलर से बिलोंग करता है ना ये उसका जो बायर है किसी भी प्रोडक्ट का उससे। ये जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो डीलिंग कराते हैं सेलर और बायर की, ये कमीशन हमेशा उनको दिया जाता है। जैसे कमीशन इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय द सेलर और परचेजर टू द एजेंट फॉर हिज सर्विसेज। यानी जो जो है वो सर्विसेज देने वाला एजेंट है जो सेल करा रहा है किसी भी प्रोडक्ट की, या वो जो इसके अलावा जो अगर किसी ने कोई चीज़ बेचनी है उसको बेचने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है बीच में, तो उस वो एक ख़ास परसेंटेज लेगा प्रॉफिट के तौर पर, अपना कमीशन के तौर पर, तो उसी को कमीशन उसका बोला जाता है। द रेट एट विच एन एजेंट और पर्सन गेट्स द कमीशन फॉर डूइंग अ सर्विस इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। यानी रेट ऑफ कमीशन वो कह देगा जी अगर ये सेलिंग मैंने करानी है, आपकी सेल करानी है ये चीज़, तो इस पर मैं 5% लूँगा या 2% लूँगा या 10% लूँगा। इस तरह की वो जो कमीशन की बात करता है, ये वो एजेंट, वो थर्ड पार्टी होती है जो सेलर और बायर के दरमियान में एक डीलिंग कराती है। अब इसका कमीशन का जो है वो कमीशन निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ कमीशन भी दे दिया जाता है, आपको सेलिंग प्राइस भी दे दी जाती है। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कमीशन निकालने के लिए आपके पास 35 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस है और आपको बताया गया है कि इसका 5% रेट ऑफ कमीशन है। यानी 35 लाख की जो चीज़ बिकी है उसमें 5% जो है आपने देना है कमीशन। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने 35 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 5% से, और 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1,75,000 रुपये आएगा। यानी 35 लाख की जो चीज़ बिकी है उसमें से 1,75,000 आपने एजेंट को दे दिया है उसकी कमीशन के तौर पर। इस तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल भी दी हुई है कि प्रॉपर्टी जो डीलर है वो 1 लाख रुपए लेता है कमीशन के तौर पर और उसकी सेलिंग जो प्राइस है वो 40 लाख रुपए। तो यहाँ पर वो कहता है कि रेट ऑफ कमीशन निकालें। जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है इसी फार्मूले के तहत जो है यहाँ पर वहाँ पर भी दो चीज़ें आपको बताई गई थी, यहाँ पर भी दो चीज़ें बता दी हैं। तो उसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ कमीशन उसका ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल, और सर्कल के जो कुछ पॉइंट्स हैं, यानी सेंटर ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ सर्कल एक बिल्कुल सेंटर में एक फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है या उसका जो पैरामीटर है उसके तमाम पॉइंट्स का फासला बराबर होता है। तो इस तरह का जो पॉइंट फिक्स्ड होता है उसको सर्कल का सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जो उसको सबसे आपको इस फिगर में, इस तस्वीर में सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है फिक्स्ड पॉइंट, ये इसका सेंटर होगा। रेडियस क्या होता है,
रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट। सेंटर ऑफ सर्कल से किसी भी पॉइंट का जो फासला है वो क्या होगा, आपका रेडियस कहलाएगा। जिस तरह यहाँ पर ई लिखा हुआ है और दरमियान में सेंटर को, सेकंड फिगर की तरफ देखें, जो सेंटर है उसको ओ से लिखा गया है और ओ से ई तक का जो फासला होगा ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा। आप इसको भी रेडियस बोल सकते हैं। ओ से ए तक का जो फासला ये भी रेडियस होगा। ओ से सी तक का फासला जो है ये भी रेडियस होगा। यानी दरमियान जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ सर्कल, वहाँ से जो पॉइंट्स आपके जो सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं, सर्कमफेरेंस से मुराद ये जो इसका किनारा है सर्कल का, इसका जो पैरामीटर है, बाउंड्री लाइन है इसकी, यहाँ तक की जो पॉइंट्स हैं सेंटर से लेकर वहाँ पॉइंट्स तक का जो फासला ये आपको क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसको आर से लिखते हैं। इसी तरह जो है कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर जो है दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ये आपका कॉर्ड कहलाएगा। यानी जिस तरह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर उसी फिगर की तरफ देखें, बी पॉइंट है और ये सी से जो मिला रहा है, इन दोनों के दरमियान जो इस सेगमेंट बनेगा इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होगा, एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है उसी सर्कमफेरेंस के ऊपर, इस तरह बी से लेकर ई तक का जो फासला है आपका डायमीटर, और इसको डी से लिखेंगे। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है, आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कमफेरेंस जो है वो जो उसकी बाउंड्री लाइन है उसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये इसके पैरामीटर भी बोल सकते हैं आप इसको सर्कल का। तो उसके जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो आपका आर्क कहलाएगा। ठीक है, ये सर्कल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये पेज नंबर 132 पर आपको मिलेंगी इसी बुक के अंदर। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी अब फार्मूलाज की तरफ हम आ रहे हैं कि आपसे सर्कल का जो है वो अगर सर्कमफेरेंस पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, आपको कौन कौन सी चीज़ें दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर और आप उसको सॉल्व किस तरह करेंगे। देखें, सर्कमफेरेंस को सी से लिखते हैं, इज इक्वल टू इसका जो फार्मूला है वो 2πr है। अब पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 22/7। ये आप जहन में रखें कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर जो है यहाँ पर रेडियस है उस सर्कल का। आपको इस सर्कमफेरेंस पूछने के लिए वो रेडियस की फिगर आपको बता देगा। रेडियस जब वो बता देगा कि आप पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम होती है 2πr, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो इस तरह जो है आप सर्कमफेरेंस उस सर्कल का निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपको इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ वो रेडियस बताएगा और रेडियस बताने के बाद जो है वो आपसे सर्कमफेरेंस अगर पूछता है तो सिंपल आपके पास का फार्मूला याद होना ज़रूरी है कि 2πr जो फार्मूला है इसके ज़रिए आप सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाइड पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस उसने बताया 7, तो मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 44 सेंटीमीटर आएगा। यानी 44 सेंटीमीटर जो है इसका सर्कमफेरेंस होगा। तो फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का क्या हुआ, 2πr। इसी तरह एरिया, सर्कल का एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो πr² होता है। यहाँ पर भी अगर आपसे सर्कल का वो एरिया पूछता है तो आपको रेडियस की वैल्यू बता देगा। उस रेडियस का जब आप स्क्वायर लेंगे उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो r² आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं 22/7 से तो आपके पास एरिया आ सकता है सर्कल का। यानी 5 पॉइंट जो है यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल उसने जो सिंपल यहाँ पर बता दिया है कि πr², ये आपका क्या है, ये आपका एरिया निकालने का, उस सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला है। पेज नंबर 133 पर है ये। यहाँ पर जो है उसने एग्जांपल भी दे दी है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस यहाँ पर बता दिया है और आपसे एरिया पूछा है। जिस तरह पहले एग्जांपल में आपको रेडियस बताया था और उसने सर्कमफेरेंस पूछा था सर्कल का, यहाँ पर आपको उसने रेडियस बता दिया है लेकिन आपसे सर्कल का जो है एरिया पूछा है और πr² इसका फार्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7 ये फिक्स रहती है हमेशा, मल्टीप्लाई बाई r², यानी r जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है लेकिन फार्मूले के मुताबिक आपने इसका स्क्वायर लेना ज़रूरी है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर जो है 25 बनता है। इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो आपके पास एरिया की जो वैल्यू आती है वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है। सिलेंडर, जिस तरह एक हमने फिगर अभी पढ़ी है उसकी सर्कल की शेप के बारे में, उसका सरकमफेरेंस, उसका एरिया, इसी तरह जो है वो सिलेंडर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका भी आपसे जो है कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सिलेंडर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि इसकी दो बेस होती हैं, सर्कुलर बेस इनको बोलते हैं, और इन दो बेसिस के दरमियान में जो है वो कर्व्ड सरफेस होता है। तो इस तरह की जो शेप बनती है उसको आप सिलेंडर बोलते हैं। ये आपके सामने तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, यहाँ पर जो है वो हर तस्वीर के अंदर दो सर्कुलर बेसिस हैं और दरमियान में उसके कर्व्ड सरफेस है। तो इस तरह का जो शेप होगी उसको सिलेंडर बोलते हैं। अब सिलेंडर में आपसे क्या पूछा जा सकता है? एरिया ऑफ द सिलेंडर। और एरिया ऑफ द सिलेंडर मालूम करने के लिए यकीनन ये आपको फार्मूला ज़बानी याद करना पड़ेगा, 2πr × r+h। ये आपका फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप सिलेंडर का जो एरिया है वो मालूम कर सकते हैं, यानी 2πr × r+h। अब r से मुराद यहाँ पर उसका रेडियस होगा, ये आपको बता देगा। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, 22/7। हाइट यहाँ पर वो आपको बता देगा। जब ये दो चीज़ें आपको देगा, रेडियस और उसकी हाइट, तो आप आराम से जो है उसका एरिया निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो आप देख लेना पेज नंबर 136 पर। इसी तरह जो है अगर आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर जहन में रखें, πr²h। यहाँ पर बिल्कुल आपको रेडियस और हाइट बता देगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, और हाइट से उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई 22/7 से करना है। तो इस तरह आप वॉल्यूम उस सिलेंडर का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 153 पेज नंबर पर, और ये एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल उर्दू में इसको तिकोन बोलते हैं। तीन कोनों वाली जो शेप होती है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। इसके तीन एंगल्स होते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ऐसी जो शेप होती है जिसके तीन एंगल्स का जो सम अप है वो 180 डिग्री बने, तो इस तरह की जो शेप होगी उसको आप ट्रायंगल बोल सकते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है अक्सर इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इस तरह के टॉपिक्स में से, वो आपको दो एंगल दे देगा, तीसरा एंगल आपसे पूछेगा। यानी तीन एंगल्स का जो इंटरनल एंगल्स का जो सम अप है 180 डिग्री होना ज़रूरी है। सपोज़ वो आपको बता देता है कि इसके जो है ट्रायंगल के जो है वो एक एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो कितने होंगे। तो आपने अंडरस्टूड है 180 में से आपने 60 माइनस करना है तो 120 बचता है, 120 के बाकी दो एंगल्स होंगे। ठीक है। तो 180 डिग्री के जो है वो तीन एंगल्स होते हैं ट्राई एंगल के अंदर। अब इसकी कुछ इकसाम हैं ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके तमाम इंटरनल एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। जिस तरह 180 डिग्री के तीन एंगल्स होते हैं, तो अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल देख रहे हैं तो उसके इंटरनल जो तीन एंगल्स हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं फिगर के अंदर, तो यहाँ पर जो है तीनों एंगल्स बराबर हैं। यानी 60 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा भी 60 डिग्री का होगा, तीसरा भी 60 डिग्री का होगा। अगर इन तीनों एंगल्स को आप सम अप कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा 180 डिग्री का आएगा। ठीक है। इसी तरह जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो बेस एंगल्स हैं, जिस तरह इस शेप में आपको बी और सी नज़र आ रहे हैं, ये एंगल हमेशा बराबर रहते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें बेस एंगल्स बराबर हों, तो तीसरा एंगल उसमें डिफरेंट हो, और हमेशा ए से बी तक का फासला और ए से सी तक का फासला बराबर हो, जबकि बी और सी का जो उनसे डिफरेंट हो, तो इस तरह की जो एंगल होगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं। तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो जहाँ पर ट्रायंगल के बारे में, तो आपने बिल्कुल अंडरस्टूड है ये चीज़ कि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। जिस तरह यहाँ पर बी जो एंगल है, इंटरनल एंगल, इस ट्रायंगल का जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एटलीस्ट एक इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हों, तो तीनों का सम अब 180 होगा। ये तो लाजमी होगा 180 डिग्री का, लेकिन उनमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह की जो ट्रायंगल होगी उसको आप बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। ठीक है। अब
अक्सर जो है इस तरह का सवाल वो पूछ लेते हैं। 154 पेज नंबर पर हैं हम। नेक्स्ट जो है वो मीन है, 189 पेज नंबर पर। मीन क्या होता है? मीन को एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका है कि सम करेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, डिवाइड कर देंगे उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। यानी सम अप करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर हैं इनकी एवरेज निकालनी, इनकी मीन निकालनी है, तो किस तरह निकालेंगे? आप सिंपल उनको जमा करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये 6 को प्लस करने के बाद 1 से लेकर 6 तक को आप इनको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेज होगी, या उसको मीन बोलते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसका। मीन किस तरह निकालते हैं, एवरेज किस तरह निकालते हैं। उसके बाद जो है वो मीडियन है। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर्स की एक लाइन है, आपके पास असेंडिंग आर्डर है चाहे वो डिसेंडिंग आर्डर में, इनमें जो बिल्कुल मिडल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगी उस टोटल डाटा का। अब उसमें जो है ये डिपेंड करता है कि वो ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं। तो अगर तो जो है वो ऑड नंबर्स हैं सारे, यानी 7 नंबर्स फ़र्ज़ कर लें वो ऑड हैं, जिस तरह 9 नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो इस अगर ऑड नंबर्स हैं तो उसको निकालने का जो फार्मूला है आपके पास क्या होगा? सिंपल ये है कि आपने क्या करना है, n+1/2 डिवाइड बाई सी n+1/2 इस फार्मूले के ज़रिए जो है आप उसका मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो है, इफ़ द नंबर ऑफ़ वैल्यू इज़ इवन देन मीन ऑफ मिडल टू वैल्यू इज़ मीडियन ऑफ द डाटा। तो इस तरह जो है अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स में से जो दरमियान के जो 2 नंबर होंगे उनकी आप एवरेज निकाल लेंगे तो वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। अगर ऑड नंबर्स हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 से। ठीक है? तो ये जो है टोटल वो टॉपिक्स हैं इस क्लास 7 की बुक के, जो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ये है कि ये आपने लाजमी करने हैं इस बुक से। तो बाकी इसके अलावा जो स्टार्ट है इस बुक में वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के हवाले से है, वो मैंने इसमें नहीं बताया आपको, लेकिन जब आप बुक ओपन करेंगे तो वो भी एक नज़र देख लेंगे। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।